नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मसला का वक्त हो गया है और आज बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दिया है और 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आने वाले। बिश्नोई के इस्तीफे के बाद अब हिसार जिले के आदमपुर सीट पर उपचुनाव होना है क्योंकि वो सीट अब खाली हो चुकी है। बिश्नोई ने हुड्डा को सीधे चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा कि आदमपुर सीट से आए और जीत कर दिखाएं। आपको बताएं कि कांग्रेस ने 2 जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई को क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस पार्टी के बीच में लगातार अनबनों की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। फिलहाल उन्होंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे की रणनीति कैसी होगी और इसके ऊपर किसने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, इस खास रिपोर्ट से समझिए। कुलदीप की सियासत का नया सफर। अब बीजेपी के होंगे कुलदीप। कुलदीप का हुड्डा को चैलेंज। हुड्डा आदमपुर से लड़े चुनाव। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इसकी सूचना चुनाव आयोग के पास भेजी जाएगी। देखिए, आज बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं इस्तीफे की वजह कल ही बता पाऊंगा। कांग्रेस अब इंदिरा और राजीव गांधी वाली पार्टी नहीं रही। भाजपा देश हित में सोचती है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सोच से मैं प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं दूसरी बार विधानसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कल सीएम मनोहर लाल दिल्ली में मुझे आशीर्वाद देंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व विधायकों की लिस्ट सीएम मनोहर लाल को दूंगा और वो चाहें तो उन्हें भी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। आदमपुर से चुनाव कौन लड़ेगा वो पार्टी तय करेगी। हालांकि मेरी इच्छा भव बिश्नोई को चुनाव लड़वाने की रहेगी, लेकिन आगे पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं और मेरा बेटा भव राजनीति में एक्टिव रहेंगे। लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे, उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी बन रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस समय मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो वहीं जब कांग्रेस की नेता किरण चौधरी से पूछा गया कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी छोड़ने से क्या पार्टी पे असर पड़ेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई एक बड़े नेता है और जब बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उसका असर पार्टी पर जरूर पड़ता है। बिश्नोई जी एक सम्मानित नेता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जब इस तरह के लोग इधर उधर जाते हैं तो नेचुरली जो है फर्क तो पड़ता ही है, चाहे तो माने या ना माने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कुलदीप बिश्नोई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी उनका स्वागत करती है और वो एक कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते दिखाई देंगे। ज्वाइन करके कार्यकर्ता के तरह से शामिल होंगे। जब कोई काम करता है तो वो तो आगे की बात है। अभी तो वो अभी उन्होंने ज्वाइन करने का आग्रह किया है और उनको ज्वाइन करने की बात आई है। जब ज्वाइन करेंगे तो आप सब कवर भी करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से छोड़ने से पार्टी में कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उनके लिए राजनीतिक रूप से बुरा दौर शुरू हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कुलदीप के भारतीय जनता पार्टी में जाने से किसको कितना फायदा होता है और किसको कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
कुलदीप बिश्नोई ने जो है वो कांग्रेस पार्टी और विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे की राह भारतीय जनता पार्टी के साथ दामन थामने की रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना रहेगा, क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का कुलदीप बिश्नोई के साथ न जाना, उनके साथ न खड़े होना और पार्टी छोड़ देना, कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उठाती हुई नजर आएगी। और दूसरा बड़ा सवाल ये, क्या कुलदीप बिश्नोई के आने से जो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने इस वक्त वर्चस्व पे और अपने नेताओं के दम पर लगातार जीती हुई नजर आ रही है, उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन तमाम बड़े सवालों को लेकर चर्चा की जाएगी, मसले में बात की जाएगी कि आखिर किसको फायदा, किसको नुकसान हो रहा है और कौन कहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ तो जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस में कुलदीप की इनिंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है और आगे की राह जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू होती हुई नजर आएगी। और कुलदीप ने एमएलए पद से भी इस्तीफा दे दिया। तमाम बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। कुलदीप बिश्नोई के जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 2024 में विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर तैयारियां अभी से चलती हुई नजर आ रही हैं। और हरियाणा में एक एक्टिव दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पल पल की राजनीति को लेकर एक्टिव है और सक्रिय भूमिका हरियाणा के अंदर निभाती हुई नजर आ रही। ये राज्यसभा चुनाव से लेकर अब तक की जितनी भी सक्रिय भूमिका के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पटखनी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि राज्यसभा के अंदर अजय माकन का हारना, कुलदीप बिश्नोई का क्रॉस वोटिंग करना, क्या ये एक बड़ा वजह बनती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी और कुलदीप बिश्नोई के बीच में। और इन तमाम बातों को लेकर आगे चलेंगे और हमारे साथ जो है हमारा पैनल जुड़ेगा और उनसे भी इस चर्चा को लेकर पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर शालिनी गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगी, रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और केसी भाटिया जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और रजत पंजेटा जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप तमाम लोगों का हर खबर के ऊपर स्वागत है। और मेरा पहला सवाल रमन मलिक जी आपसे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कैसे देख रहे हैं सर अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं कुलदीप बिश्नोई जी? बोलता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी विषय जो है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस जो या इस समय जो अन्य दल हैं जो एक व्यक्ति के या एक परिवार के दल हैं, उनमें और भाजपा के अंदर फर्क क्या है। वो सारे दल नेताओं के दल हैं, उसमें इंडिविजुअल नेताओं के अपने कार्यकर्ता अपना छोटा छोटा इश्यूज हैं उनको इकट्ठा करके वो एक दल बना हुआ है। भाजपा में दल के नेता हैं, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यकर्ताओं को अलग अलग अधिकार क्षेत्र देती है, अलग अलग काम देती है और उसके हिसाब से वो उस चीज का नेतृत्व करते हैं। ये एक बड़ा फर्क है। उसके चलते हुए जो कार्य प्रणाली होती है उसके अंतर्गत जरूर बहुत बड़ा फर्क नजर आता है और उसके साथ लोग आकर्षित होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों से अभी और पलायन करके रमन मलिक जी, क्या ये भी लग रहा है कि जो कुलदीप बिश्नोई जी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से नदारद कर दिया था क्रॉस वोटिंग होने के बाद राज्यसभा से, उसके बाद तमाम पदों से उनको हटा दिया गया था? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस और मतलब एक विडंबना है हरियाणा के अंदर की पहले सोनिया जी रिमोट से मनमोहन जी चलाया करती थी, अब हुड्डा जी रिमोट से सोनिया जी और उनके परिवार को चलाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कुलदीप बिश्नोई को जैसे राहुल गांधी ने बोला था बड़ी जिम्मेवारी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जब से वो आए हैं तब से उनको लॉलीपॉप दिए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर अशोक तंवर
की कुटाई होकर उनको भगा देना, शैलजा जी के साथ इस प्रकार का काम होना, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को आप इस तरह से करते हैं, कैप्टन अजय यादव को करते हैं, आप किरण चौधरी को करते हैं, वो और सब कुछ एक परिवार के हाथ में हरियाणा में देने का मतलब ये है कि राहुल, सोनिया, प्रियंका के पल्ले 0 सन्नाटा, और वो रिमोट कंट्रोल जो स्पेशल वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, उससे वो सोनिया गांधी को चला रहे हैं, और वो G23 के अकेले ऐसे नेता हैं जो सोनिया पे हावी हैं, जिनके ऊपर सोनिया चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ ना कुछ तो उस रिमोट में खासियत होंगी, और यही दर्शाता है कि ये कांग्रेस नहीं है हरियाणा में हुड्डा की कांग्रेस है। बिल्कुल। चलिए रमन जी, मैं आगे भी आपसे आऊंगा आपके पास। हमारे और भी पैनलिस्ट जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे वक्तव्य उनसे भी ले लेता हूं। रजत जी, प्रवक्ता एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शालिनी यादव जो है वो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं सर, अगर कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? क्या इनेलो को इससे नुकसान होगा, या कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, इनेलो को कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आएगा? रजत जी। देखिए, इसमें इनेलो का तो कोई नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इनेलो तो विनिंग सिचुएशन में आएगी, क्योंकि उसके कई कारण हैं। पहला तो वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने खुद ही अपनी बात का जवाब भी दे दिया कि राहुल गांधी जी ने कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एक कमिटमेंट दी थी। वो अब अगर उनका कोई उनके अंदर कुछ हो रहा था या वो आना चाह रहे थे, नहीं, वो एक पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहते थे पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर, जो कि उनके पिताजी का एक नाम भी रहा है। और 2000 में जो विधानसभा की हुई थी, उसके बाद 2005 के अंदर चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जहां पे 67 सीट आई। तो 2005 में अगर कांग्रेस का कोई प्रदर्शन रहा था तो चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में था, ना कि हुड्डा के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहां तक बात है, 2009 में वो पूरा बहुमत भी नहीं लेके आ पाए, 2014 में मात्र 15 सीट पे अटक गए, और 2019 में पिता पुत्र की जोड़ी दोनों हार गए। तो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई जी की, तो राज्यसभा चुनाव से पहले ही जो खट्टर जी के साथ मीटिंग हुई थी, और जो मीटिंग हुई कुलदीप बिश्नोई की, तभी से कयास लगाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ उनको प्रॉमिस किया गया था, कुछ ना कुछ उनको आगे कमिटमेंट की गई थी, वरना इतना आत्मघाती कोई स्टेप नहीं उठाता है एक पार्टी को छोड़ के। आप मुझे लगता है 2 विधायक को वोट बहुत लेकिन अगर बात की जाए रजत जी, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई का जाना क्यों इसलिए एक बड़ा फैक्टर हरियाणा की सियासत में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले राव इंद्रजीत जी भी गए, उसके बाद धर्मवीर जी भी गए, अशोक तंवर जी का जाना, इन तमाम लोगों का जाना कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव पैदा करता है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करता है। कैसे देख रहे हैं आप, अगर कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान होता हुआ कांग्रेस पार्टी देख सकती है? देखिए, 2024 में तो निश्चित तौर पे नुकसान तो हो गए। जो आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक एक करके, ये कोई ऐसे परिवार नहीं है कि जिनका कोई वर्चस्व ना रहा हरियाणा में। अभी वो चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के पीछे पड़ गए हैं। उससे पहले उन्होंने राव इंद्रजीत जी को किया, कैप्टन अजय यादव को आज वो तंग कर रहे हैं। वो धीरे धीरे चाहते हैं कि सारे उनके विरोधी वो किसी षड्यंत्र के तरह या राजनीतिक कोई अपना वर्चस्व करते हुए, सुरजेवाला जी को उन्होंने राजस्थान भगा दिया, वो तो उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो राज्यसभा का चुनाव हरियाणा से लड़ सके। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अपना एक वो कायम करना चाह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, ताकि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो। जैसे रिमोट कंट्रोल की बात करी थी भाजपा के प्रवक्ता ने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि अपने जो उनके विरोधी हैं कांग्रेस में, उनको वो बाहर निकाल दे, किसी ना किसी तरह इतना ह्यूमिलेट करें।
आज का बयान देख रहा था उदयभान जी का मैं। उदयभान जी ने बड़ी बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि प्रदेश अध्यक्ष वाली लैंग्वेज नहीं थी जो इस्तेमाल करी कुलदीप बिश्नोई जी के लिए। हालांकि किरण चौधरी जी ने निश्चित तौर पे ये माना कि कोई भी हो, देखिए मेरा ये मानना है एक छोटा सा वर्कर भी जाए, बिल्कुल अगर वो कोई नजायज हाँ, बात की वजह से जाता है तो उसका मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता है। हाँ, आसपास के कम से कम 10-15 हल्कों में मैसेज आएगा हाँ, कि ये वर्कर अच्छा था, कमिटेड वर्कर था, इसने क्यों पार्टी छोड़ी। हाँ, ये अध्ययन की बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात होती है। बिल्कुल पार्टी बनाते हाँ बिल्कुल केसी भाटिया बनाते हाँ केसी भाटिया जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं। सर पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कुलदीप बिश्नोई का जाना कितना बड़ा खतरनाक कांग्रेस के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है, कितना नुकसान आप आगामी विधानसभा चुनाव में देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस से जाने में कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। और बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ। ये फूका हुआ कारतूस है और ये जहां भी जाएगा वहां नुकसान करेगा। लेकिन अगर बात की जाए हिसार विधानसभा सीट को लेकर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं सर, 7 विधानसभा सीटों में से सिर्फ इकलौती सीट यही थी जो जीते थे कुलदीप बिश्नोई। अगर ये भी जा रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान है हिसार विधानसभा को लेकर? आज की स्टेटमेंट कुलदीप बिश्नोई जी की देखिए कि वो कहते हैं कि 26-27 साल पुराना मैं आपको राज ला के दूंगा। हाँ। आदमपुर वालों को 26-27 साल का मतलब है कि वो भजनलाल जी का चीफ मिनिस्टर का वो याद कर रहा है। वो कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। वो मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी खतरा है, वो बीजेपी की लीडरशिप के लिए खतरा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपोज कर चुके हैं, उसके मुंह को कह चुके हैं कि इसका बीजेपी में आने का इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। हाँ। तो ऐसे आदमी को बीजेपी में जाके कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बड़ा सवाल यह है, बीजेपी को फायदा हो या फिर ना हो, कांग्रेस पार्टी को क्या इससे नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी को इसका एक सीट के ऊपर वो लड़ने वाले हैं। हाँ। एक सीट के ऊपर, आदमपुर के सीट के ऊपर वो उन्होंने आज चैलेंज किया है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा मेरे मुकाबले में आ जाए, मेरे लड़के के मुकाबले में आ जाए। हाँ। ये तो एक हास्यास्पद बात होगी कि बब्बर शेर के आगे बकरी को लड़ाने वाली बात है। हाँ। आज की डेट में आदमपुर से उनको खुद को इस बात का खतरा हो जाएगा कि वो इस सीट निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर बिल्कुल अगर केसी भाटिया जी कहें, अगर हुड्डा को वो चैलेंज कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आदमपुर सीट से आए और लड़ें, क्या कांग्रेस पार्टी ये चैलेंज स्वीकार करेगी? या अगर ये चैलेंज वो दे रहे हैं, आपको लग रहा है धरातल के ऊपर उतरने के बाद कुलदीप बिश्नोई इतने बड़े नेता बन जाएंगे कि आदमपुर सीट से वो हुड्डा को हराते हुए नजर आए? देखिए मेरा ये मानना है कि कुलदीप बिश्नोई जी का मैंने आपको वो बताया कि भाई बकरी और बब्बर शेर की लड़ाई है ये। हाँ। तो अगर बकरी चैलेंज करती है तो क्या बब्बर शेर उसके कहे में आके उसे लड़ाई करने लगेगा? उस पर तरस ही आएगा, भाई तू अपना किनारा कर ले। तो इसलिए देखना होगा चुनाव में, और ये देखना होगा कि आदमपुर के साथ बिल्कुल हमारे साथ शालिनी यादव, डॉक्टर शालिनी यादव भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर डिबेट को जो है ओपन करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कैसे देखती हैं आप कुलदीप बिश्नोई का अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस के लिए क्या कुछ इसमें नुकसान दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या कुछ फायदा दिख रहा है? कि कुलदीप बिश्नोई जी जो है उनकी अपनी ऐसी कोई प्रेजेंस कांग्रेस में थी। उनका जो अपना वजूद था वो अपना हरियाणा जनहित पार्टी के लीडर के तौर पे था, और उनकी एंट्री 2016 में ही दोबारा वापस हुई है, जो उन्होंने कांग्रेस में वो गए हैं। और हरियाणा की पॉलिटिक्स में हरियाणा जनहित पार्टी का एक वजूद जरूर है। हाँ। लेकिन उनकी होल्ड पैन हरियाणा ऐसी कुछ नहीं है। तो वो एक चेहरा जरूर है जो राजनीति में पहचाने जाते हैं, लेकिन क्या एक बहुत दमदार वजन वाली शख्सियत माने जाते हैं, ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर शालिनी, अगर कुलदीप बिश्नोई एक दमदार शख्सियत नहीं माने जाते तो भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों एक्सेप्ट करेगी? भारतीय जनता पार्टी में जाने से भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का
कि जो पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशन है, जो कम्युनिटीज की अंडरस्टैंडिंग है और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के जो वोट एसिमिलेशन यानी जोड़ने का जो एक स्ट्रैटेजी है, उसमें वो हर उस एलिमेंट को यूज करेंगे जिससे उनकी तरफ ये पलड़े जो पुरानी दूसरी जगहों पे बैठते थे वो इनकी तरफ टिल्ट हो जाए। तो ये जरूर है कि कुलदीप बिश्नोई छत्तीस बिरादरी की लीडरशिप अपने आप को दिखाना चाहते थे, लेकिन उसकी असलियत क्या है? वो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस जरूर है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे उनकी इतनी पकड़ है? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो भाजपा के खेमे में जाते हैं तो वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि एक तरफ आपने जब दुष्यंत चौटाला को तोड़ा, आप वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, तो वो जो जाट वोट बैंक है वो बीजेपी उसके ऊपर भी अपना एक उसको भी अपील करना चाहता है। और साथ में अब जब कुलदीप बिश्नोई भी जा रहे हैं तो फिर ये एक नए तरीके का समीकरण बैठाने की कोशिश है, जिस तरीके से एक टाइम पर कांग्रेस होती थी कि हम हर किसी तबके के लोग, हर किसी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं। तो जितना वोट वो अपनी तरफ ले पाए, उनके जो भी थोड़े से लीडर्स हैं जिनकी थोड़ी भी बहुत प्रेजेंस है या रह चुकी है, चाहे उनका खानदानी वजूद हो, चाहे इस वक्त उनकी अपनी प्रेजेंस हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो ये अटेम्प्ट ये हैं कि खेमे में के अंदर सेंध लगाई जाए। और बिल्कुल रजत जी आपके पास और केसी भाटिया जी आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन पहले रमन जी से लेना चाहूंगा। रमन जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी में अगर कुलदीप जी आते हैं, क्या 2024 विधानसभा में कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व पूरे देश के अंदर चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई के आने से मुझे नहीं लगता कि कुछ खास असर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, ऐसा है, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि भाजपा के संगठन के अंदर ये सक्षमता है कि वो हर व्यक्ति को जो कार्यकर्ता बनता है उसको उसकी काबिलियत के अनुसार निखारना जानती है। और ऐसे हर एक सिर्फ एक गरारी से गाड़ी नहीं चलती, गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे को ये लगता है कि हर एक व्यक्ति अपना एक यूएसपी रखता है और उसके संगठन को पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करा जाए ताकि उससे देश का, लोगों का, पार्टी का और फिर कहीं जाके एंड में व्यक्ति विशेष का कोई फायदा हो। ये एक मानसिकता, एक सोच है। जहां तक कुलदीप जी की अब बात कर रहे हैं, मैं और अभी भाटिया जी कुछ बोल रहे थे, लेकिन रमन जी एक और सवाल मैं इसमें ऐड करूंगा। मेरे को पहले आप एक मिनट खत्म करने दीजिए। जो भाटिया जी कह रहे थे मैं उसका जवाब दे दूं कि भाटिया जी, अगर ऐसा ही है कि बब्बर शेर को बकरी से लड़ाने वाली बात है तो दो चीजें याद रखिए। एक तो बब्बर शेर को भागना नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि बब्बर शेर बुढ़ा हो गया और उसके बस की कुछ नहीं रही। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, चिड़ी नाल जे बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम खिलावा। तो ये चीज मत भूलिए कि जिसको आप बकरी बोल रहे हैं, आप किसी को शीर्ण समझें, ये सबसे बड़ी आप गलती कर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। अब आप पूछिए आपका दूसरा सवाल। रमन जी, एक दूसरा सवाल मेरा यह था, परिवारवाद की विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई नजर आती है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई वो साफ तौर पर कर रहे हैं कि मैं चाहूंगा कि मेरा जो बेटा है वो वहां से लड़ता हुआ नजर आए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इसका प्रमाण देने की हमारे को कोई आवश्यकता नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी नाम लिया था और राव इंद्रजीत सिंह जी का नाम लिया है। हम राजनीतिक लोग गलियारों में ये स्पष्ट रूप से पता है कि वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ भी परिवारवाद की बात जब करी गई तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टैंडर्ड रखे। जब इंद्रजीत जी ने अपने बेटी के बारे में बात करा या किसी और ने उनकी बेटी का नाम प्रपोज करा, तब भी क्या स्टैंडर्ड रखे। ये कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। आज भी अगर आप देखें तो राजनाथ जी यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे 2 बारी से जीते हुए हैं विधायक। उसके बाद पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे हुए हैं, ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए। लेकिन अभी भी उनको जब पार्टी ठीक समझेगी तो उनको कोई ना कोई
काम उस प्रकार का देगी। लेकिन ये जो बात है कि जी क्योंकि मैं चौटाला साहब का बेटा हूं इसलिए मैं पार्टी चलाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं ये हूंगा, मैं हूंगा, हाँ। वो तो कभी पार्टी राज करती थी, वो आज एक व्यक्ति के साथ है। ऐसे ही कांग्रेस का हालत है कि कांग्रेस को भी देख लो तो हुडा कांग्रेस के अंदर मूलतः वो लोग हैं जो आईएनएलडी से पलायन करके हुडा साहब की शरण में गए हैं। ओरिजिनल कांग्रेसी कितने हैं ये आप नाप के देखो। बिल्कुल ये देखना जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए केसी भाटिया जी, कुलदीप बिश्नोई का जाना इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले राव इंद्रजीत जी जब छोड़कर गए उनसे पार्टी के नुकसान हुआ, धर्मवीर जी के जाने से हुआ, चौधरी वीरेंद्र जी के जाने से हुआ, तमाम ऐसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है जो वो छोड़ते हुए पार्टी को नजर आ रहे हैं? देखिए एक दौर था जब बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे। हाँ। बीजेपी ने मैक्सिमम कांग्रेस के लोगों को अपने साथ जोड़ा और वो जीते। उनका अपना व्यक्तिगत कांग्रेस में होने की वजह से उनका प्रभाव था और एक नया एक शोषा दिया था, नया झूठ बोलकर एक नया सिस्टम गढ़ा गया मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। तो काफी लोग छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी और कांग्रेस से भी छोड़ के उनके कैंडिडेट बने और जीत कर आए। अब वो समय नहीं रहा, वो बात नहीं रही। बीजेपी के खिलाफ बहुत मटेरियल है पार्टियों के पास। बीजेपी आज मुकाबला नहीं कर सकती, गांधी वाली पार्टी नहीं रही, जवाब नहीं दे सकती। बीजेपी कोई भी सवाल पूछ लो उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि महंगाई पे क्या कंट्रोल कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर केसीजी अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार में चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंटर में है, कांग्रेस आज लोग ताई कर रहे हैं, बीजेपी से दुखी हैं लोग। बिल्कुल, इसको लेकर आज के हालात क्या हो रहे हैं, इसको लेकर ऐसे में फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं केसीजी, इसको लेकर भी सवाल किया जाएगा। रमन जी बड़ा सवाल, रमन जी अपनी बारे में बोलिए। हाँ, एक एक भ्रष्टाचार को लेकर कुलदीप बिश्नोई जी का बीजेपी में आना कोई बहुत बड़ा अलादीन का चिराग नहीं है। एक भी जगह आप नहीं आए, क्यों नहीं? रमन जी, केसी जी एक महत्वपूर्ण मेरा सवाल ये है कि अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई के बयान को या जो पार्टी से छोड़कर जा रहा है, वो साफ तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी, राजीव जैसी कांग्रेस पार्टी अब धरातल पर दिखाई नहीं देती है। उसका मुख्य कारण क्या है? क्यों छोड़कर लोग जा रहे हैं और क्यों इस तरह का वक्तव्य जो है वो देते हुए नजर आ रहा है? देखिए, इंदिरा जी 1984 में चले गए। हाँ। इंदिरा जी के बाद इतने साल तक भजनलाल जी रहे, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में रहे। अगर कांग्रेस वैसी नहीं रही तो ये यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ। इनको पहले ही छोड़ के चले जाना चाहिए था और इन्होंने ट्राई भी किया उसके लिए। पहले भी बीजेपी में जा चुके हैं, उनके ऊपर बीजेपी का भगवा रंग उन्होंने फेरा, रंग उतर गया, अब दोबारा फिर पॉलिश करवाने गए हैं वहां पे। ये कहीं टिकने वाले नहीं है। इनके दिमाग में एक ही बात है, मेरे हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, कोई पार्टी हो, कोई विचारधारा हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको ये है, इनको एक ही बात है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब हमारी हाईकमांड ने, कांग्रेस के हाईकमांड ने इनको प्रधान नहीं बनाया तो उससे ये पार्टी के खिलाफ हो गए। जब प्रधानी झोली फैला के प्रधान अपना मांग रहे मुझे प्रधान बना दो, तब तक कांग्रेस ठीक थी। कांग्रेस ने दूसरे को बना दिया, चौधरी उदय भान जी को बना दिया, तो कांग्रेस खराब हो गई। इनकी बात पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये देखा जाएगा चुनाव के वक्त के कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने नहीं। रजत जी, आप अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, उसमें मेरा एक सवाल ये भी जोड़ लीजिए। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो सवाल मैंने केसी जी से पूछा, कुलदीप बिश्नोई साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंदिरा और राजीव वाली पार्टी अब कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। कैसे देखते हैं इस बयान को लेकर? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे वो फर्क तो रहेगा ही। तो अभी वैसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर जी ने भी जो अपनी टिप्पणी करी थी बहुत साफ करी थी केपी सिब्बल से जाने से पहले, और उससे पहले भी जो G23 का इशू है वो बहुत उभर के सामने आया। तो कांग्रेस की जो अंदरूनी फूट है उसके वो जग जाहिर है, वो किसी छुपे नहीं। 2-3 बातें यहाँ डिबेट में कही गई, मैं धीरे धीरे सबको 10-10 सेकंड में सबको चुना चाहूंगा। यहाँ पे बात आई थी कि परिवारवाद की, कि भाई
चौटाला साहब के परिवार के बारे में बात की गई, तो अगर साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे 163 नेता हैं भाजपा के अंदर जिनके खुद के बच्चे आगे चुनाव आप लेके आते हो, फिर आप परिवारवाद की बात करते हो। दूसरा, अभी यहाँ पे बात हुई थी कि मुख्यमंत्री की वो कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि मैं को कुलदीप मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ 24 में, वो तो दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प यहाँ पेज फंसने वाला है भाजपा के लिए। हाल ही में निकाय के चुनाव में जजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। जजपा किसी भी सूरत के अंदर भाजपा समर्थित, चाहे कुलदीप बिश्नोई खुद लड़े चाहे उनके पुत्र लड़े, बाकी इनकी जो भाजपा के प्रवक्ता, उनकी बातों से तो लगता है कि पिता पुत्र हैं तो पुत्र को ये नहीं देंगे टिकट, यानी भव्य बिश्नोई को तो भाजपा टिकट नहीं देगी, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता बार बार इस बात को बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं, परिवारवाद। तो अगर कुलदीप बिश्नोई जी को भी टिकट मिलती है तो जजपा उन्हें सपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं करेगी, चाहे अंदरूली खाने उनको एक इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल। दूसरा मैं आता हूं, अभी यहाँ मैडम बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि हुड्डा मजबूत वो थे और कुलदीप बिश्नोई मजबूत नहीं होते। नहीं, ये क्या उदयभान जी से मजबूत चेहरा कुलदीप बिश्नोई का नहीं था? और जहां तक हुड्डा जी का सवाल है, 2019 में जो 2 डिस्ट्रिक्ट में उनका थोड़ा बहुत प्रभाव, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में माना जाता था, वहां से भी पिता पुत्र की जो जोड़ी थी, दोनों एमपी का चुनाव हार गए। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का तो जमीन खिसक चुकी है, और औरों के बारे में वो कौन होता है टिप्पणी करने वाला कि भाई आप कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दें। बात सारी मान सम्मान की होती है। पार्टी के अंदर सभी सम्मानित होते हैं, एक छोटा सा वर्कर हो चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, चाहे वो जा रहा है चाहे वो रह रहा है, एक भाषा का भी बिल्कुल ये हाँ बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी इस बात को समझ लेते हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर शालिनी, क्या ये महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो है पार्टी को छोड़कर कुलदीप बिश्नोई जा रहा है, या मान सम्मान की वजह है, या फिर एक अलग जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर इस वक्त वर्चस्व में चलती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए तमाम जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? शहनाज जी, पहले तो रजत जी ने जो बात कही कि मैंने तो हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई जी का कंपैरिजन नहीं किया है, ये मेरी किसी बात को मिसअंडरस्टैंड किए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा या क्या वजह है, तो वजह तो कई है। वजह सबसे पहले तो ये, अगर हम पैटर्न देखें, हिस्टोरिकल पैटर्न देखें, तो जब से इन्होंने हरियाणा जनहित पार्टी बनाई, उसके बाद इन्होंने बीजेपी के साथ टाई अप किया। उसके बाद 2014 के बाद 2016 में वो फिर वापस कांग्रेस में आए हैं। 2016 के बाद अब 2022 को फिर वापस बीजेपी में चले गए। तो ये जग विदित है, काफी क्लियर है कि इसमें आइडियोलॉजी की कोई जगह ही नहीं है, इसमें सोच की बात नहीं हो रही है, इसमें क्लियरली महत्वाकांक्षा की बात है। लेकिन मेरा मानना है कि आप राजनीति में आए या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, महत्वाकांक्षा अपने आप में कोई बहुत खराब चीज नहीं है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा के पीछे क्या कुछ उसूल है आपकी, और उसके अलावा आपकी महत्वाकांक्षा से दूसरे लोग या देश को या समाज को कितना फायदा हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आपके साथ साथ दूसरे भी आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन डॉक्टर शालिनी, अगर बात की जाए क्या इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होता हुआ नजर आएगा? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेजीपी भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि दुष्यंत जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इधर कुलदीप बिश्नोई जी अगर पार्टी में आते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आगे चलकर दिक्कतें बढ़ती नजर आ सकती हैं? जी देखिए, ये जरूर है कि जब आप दो ठीक उसी तरह की पोजीशनिंग के लोग लेके आते हैं कि एक जगह दुष्यंत चौटाला हैं जिनके भी परिवार ने हरियाणा की राजनीति पे राज किया है, और दूसरी तरफ आप हैं आपके कुलदीप बिश्नोई को लेके आते हैं, उनका भी वही फैमिली बैकग्राउंड और उसी तरह की लीनिएज है। तो इन दोनों का आपसी टकराव भाजपा में या भाजपा के अंदर रहते हुए डेफिनेटली होगा। इनकी आपस में ईगो क्लैशेस भी होंगी, इनकी महत्वाकांक्षाएं भी टकराएंगी, लेकिन क्या ये भाजपा को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा? ये देखना है कि भाजपा के जो लीडरशिप है
वो इसको कैसे हैंडल करती है। मेरा मानना है कि इन दोनों में से किसी को भी इतनी इस वक्त सिग्निफिकेंट पोजीशन जो इस वक्त दुष्यंत चौटाला की ज्यादा मजबूत पोजीशन है भाजपा के अलायंस के साथ, बजाय कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी की, उनकी अपने आप ना इतनी जमीन भी है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इस पार्टी को इस वक्त ज्वाइन करने का भाजपा का एक बहुत बड़ा जो अंडरस्टैंडिंग भाजपा की है वो राजस्थान में। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और रमन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही समझना चाहेंगे। सर, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या जेजेपी का साफ तौर पर कहना कि दुष्यंत जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है, 2024 में जो है उनको मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, और इधर कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी में आना, भाजपा का ही ओवरफ्लो होता हुई तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और चुनावों के परिणाम के उपरांत जैसा पब्लिक ने वर्डिक्ट दिया उसके अनुरूप हमने एक सुदृढ़ सरकार बना के प्रदेश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करा। वो 2024 का चुनाव कैसे लड़ते हैं, हर एक पार्टी जो नई बनती है वो अपने आप को बढ़ाना चाहती है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार से कोई दिक्कत नहीं है। हम भी एक जो हमने पिछली बारी 75 पार का नारा दिया था और वो पूरा नहीं हो पाया था, अभी भी हमारा यही है कि हमने वापस उसी आयाम पे पहुंचना है। हम भी अपनी पार्टी को उसी तरीके से मजबूत कर रहे हैं कि हम उस लक्ष्य को पहुंचे। तो मेरे को तो ये लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जब विभिन्न दो पार्टियां जुड़ के सरकार चलाती हैं, पोस्ट पोल कोलेशन होता है। वही तो एक बड़ा सवाल रमन जी यही तो है कि जब दो पार्टियों के बीच में कोलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो तीसरी पार्टी के आने से बिखरता हुआ नजर आएगा? नहीं नहीं, आप ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक पोल। हेलो जी रमन जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आवाज आ रही है जी। ये एक पोस्ट पोल कोएलिशन था जिसको हरियाणा की जनता के जो उनका आदेश आया जनता का, उसके अनुरूप निभाया जा रहा है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान मान देते हुए कर रहे हैं। जब 2024 का इलेक्शन आएगा, दो अलग अलग पार्टियां हैं और हमेशा हमने ये करा है कि हम अपने आप को सुदृढ़ करते हैं और करते आए हैं, हम करेंगे, क्योंकि हमारा एक जो पार्टी की तरह से दो से हम यहाँ तक पहुंचे, वो इसी वजह से पहुंचे कि जो दीनदयाल जी ने एक नारा दिया था कि चले वेती चले वेती चले वेती, हम तो उसी पे चलेंगे और जनता की सर्विस करते रहेंगे। लेकिन ये जो बार बार आप बोलते हैं ना आप अलग लड़ेंगे, जब हम लड़े ही अलग थे, आज हम सेवा मिलके कर रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं कर रहे। तो वो दैट इज व्हाट इज मैटर। मतलब ये बात की ये आप 24 में क्या करेंगे, 24 में दिखेगी आपको, आप तब डिबेट करिएगा। लेकिन रमन जी बिल्कुल 24 की विसात तो भारतीय जनता पार्टी अभी से बिछाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा एक्टिव पार्टी इस वक्त पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। रमन जी आपके पास मैं आऊंगा। केसी जी के उपरांत से सुनिए, एक मिनट शाहनवाज जी, एक 5 सेकंड जी। अक्टूबर के बाद नवंबर से हम 2019 में काम करना शुरू कर दिए। आप हमारे साथ ये नहीं होता कि हम चुनाव। हाँ, तो इसी वजह से मैंने सवाल पूछा था, क्योंकि 2024 आपको दूर नहीं लग रही है। 2024 की तैयारी 2022 में बीजेपी ने शुरू कर दी है। केसी जी भी हमारे साथ तो जुड़े हुए आप बिल्कुल। चलिए रमन जी आपके पास आऊंगा। केसी जी, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई को लेकर या बात की जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या आपको लग रहा है जो अंदर खाने से किराए की आवाजें निकलकर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर आपका जो चिंतन शिविर चल रहा था 1 अगस्त को, वहां पर विवेक बंसल जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा कि न्योता नहीं मिला लेकिन शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी के धड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं, आगे चलकर क्या नुकसान उठाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी? देखिए, बिल्कुल गलत है ये कहना। मैं उस चिंतन शिविर में शामिल था, सभी MLA उसमें आए हुए थे, सभी ऑफिस बियरर उसमें पूरे प्रदेश से आए हुए थे। केसी जी आपकी आवाज जो है वो हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। केसी जी आपकी आवाज आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। रजत जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी रजत जी, आप अपनी बात पूरी करिए। और मेरा सवाल जो था वो वही था, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धड़े जमीनी स्तर पर साफ तौर पर हरियाणा में दिखाई दे रहा है?
निश्चित तौर पे बढ़े हैं कांग्रेस के अंदर। ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अगर ये अपने जो दूसरे धड़े के लोग हैं उन्हीं को क्यों एक करके टारगेट कर रहे हैं, तो वो ही क्यों एक करके केसी जी केसी जी और रजत जी, आप दोनों की आवाज जो है वो साफ तौर पर नहीं जा पा रही, एक एक करके। अभी एक बात ये रजत जी एक बात कर रहे थे कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने मतलब अभद्र तरीके से उनको एड्रेस किया कुलदीप बिश्नोई। तो मेरा ये कहना है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा इतने सीजन आदमी है, आज तक इतने मुख्यमंत्री हरियाणा में हुए हैं, सबसे शालीन आदमी है, इस बात को वो नकार नहीं सकता। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनके आगे कुलदीप बिश्नोई बच्चे। रजत जी आपके पास आऊंगा, रजत जी केसी जी को अपनी बात पूरी कर लेंगी, आपके पास आऊंगा। केसी जी बात पूरी करिए जी। जैसे कुलदीप बिश्नोई है वैसे दीपेंद्र हुड्डा है, उनके आगे बच्चे हैं। हाँ। उनके मुकाबले में थे तो चौधरी भजन लाल थे, उनका मुकाबला इससे कुलदीप बिश्नोई से कोई मुकाबला नहीं है, बच्चे के समान है। अगर उसको तू करके या कुछ ऐसा एड्रेस कर दिया तो हमारा हरियाणा का कल्चर भी है। और चलिए केसी जी आपका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ठीक करवाते हैं, दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में। रजत जी आप अपनी बात पूरी करिए। बोलेंगे उसको। हाँ चलिए केसी जी आपके पास मैं आऊंगा, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, उसको दुरुस्त करवाते हैं। रजत जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी इंपॉर्टेंट इशू पे आता हूँ। देखिए कुलदीप बिश्नोई जी के आने से भाजपा को दो फायदे होंगे। एक पहला फायदा होगा रजत जी जो आगामी राजस्थान के चुनाव है वहां पे बिश्नोई जो वोट है उसको वोट को टारगेट किया जाएगा। उसके बाद जो हरियाणा रजत जी की भी आवाज जो है वो साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही। हम अपने पीसीआर से कहेंगे रजत जी और केसी जी की जो आवाज है वो दर्शकों तक साफ तौर पर पहुंचे। शालिनी गुप्ता यादव जी अगर बात की जाए चलिए मैं आपके पास आऊंगा। शालिनी जी अगर बात की जाए हरियाणा कांग्रेस को लेकर, पिछले ही दिनों देखने को मिला कि विवेक बंसल और उदयभान जी के बीच में किस तरह की जो खींचातानी थी वो देखने को मिली, और कुलदीप बिश्नोई का पार्टी को छोड़ना, आखिर क्या वजह है? हरियाणा के अंदर दो फाड़ होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर क्यों आ रही है? देखिए शाहनवाज जी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग बहुत टाइम से चल रही है। चाहे आप किरण चौधरी की बात लें, चाहे आप कुमारी शहजा की बात लें, चाहे आप कंवर जी की बात लें, और चाहे आप रणदीप सुरजेवाला की बात लें। ये कुछ ऐसे धड़े हैं कांग्रेस में जो, और एक तरफ हुड्डा फैक्शन है, फैक्शनलिज्म इतना ज्यादा है और इनफाइटिंग इतनी ज्यादा है कांग्रेस में कि वो लोग मिल के पार्टी का एक, ये जो बार बार जो बात कहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये सच आप एक्सेप्ट करिए कि आइडियोलॉजी जो एक कांग्रेस आइडियोलॉजी, एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंस के टाइम थी, उसको लेके जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बहुत पहले डाइल्यूट हो चुकी है उसकी टोटल आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा की है, सिर्फ और सिर्फ पावर मेंटेन करने की है, और उसके लिए फैक्शनलिज्म सर चढ़ के बोलता है कांग्रेस में। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे भाजपा में भी है, इतने वेरियस एलिमेंट्स हैं, सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा लेके आते हैं। यहाँ पे लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आप इन फाइटिंग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बार बार देखते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप इस मामले में फेल होती नजर आती है कि ना तो वो फैक्शनलिज्म हरियाणा कांग्रेस में कंटेन कर पा रही है, और ना ही चाहे नए प्रेसिडेंट हो उनको, चाहे आप एक डिफैक्टो प्रेसिडेंट माने कि एक्चुअली तो डिफैक्टो प्रेसिडेंट कोई और है, सिर्फ नाम के हैं वो। और इस तरह की इनफाइटिंग जब आप किसी को भी लाके खड़ा कर देते हैं, और उनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी, आजकल हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत ही कम है। किस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाए, व्यक्तिगत टिप्पणियां करना एक तरीके से एक बड़ी रेगुलर सी बात हो गई है पॉलिटिक्स में, क्योंकि आइडियोलॉजी के ऊपर बात करने के लिए कुछ है ही। ये एक बड़ा सवाल है आइडियोलॉजी को लेकर भी। हाँ बिल्कुल रजत जी, अगर बात की जाए, आप अपनी पहली बात पूरी करिएगा और इसमें मेरा एक सवाल जो है वो जोड़ते रहिएगा। जो शालिनी जी कह रही है, आइडियोलॉजी के साथ कोई आखिर इस वक्त खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, महत्वाकांक्षाएं जिसको जहां नजर आ रही है वो उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आइडियोलॉजी पे बात करने की बजाय आजकल एक अपना जो है कि मेरा जो है उल्लू सीधा होना चाहिए,
उस पर ही ज्यादा आजकल फोकस है। और आइडियोलॉजी तो मुझे लगता है बहुत पीछे छोड़ दिया, वो जमाना ही चला गया कि कोई आइडियोलॉजी की बात करे, और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज राजनीति के लिए। क्योंकि अगर हम देश का युवा कुछ देखता है तो वो बैठ के ये देखता है कि भाई हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हमारे देश पे कितना कर्ज है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। आइडियोलॉजी के ऊपर कोई बात करे तो समझ में भी आता है। अगर बहस भी हो, अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बहस देखें तो हमें देखने को हमें एक छीटाकशी की बजाय कोई तर्क की बात करें, उससे युवा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ कोई लॉजिकल बात की जा रही है तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और दूसरा मैं बात ये आ रहा था कि भाजपा ने बहुत दूर की सोची है। कुलदीप बिश्नोई जी को अगर खेमे में लेके आए तो वो राजस्थान का इलेक्शन है, वो भी उनके नजर में है। जो हरियाणा में खासकर हिसार लोकसभा सीट को इसके संदर्भ में मैं कहूंगा, और जो कि मेरे को लगता भी है, हो सकता है बात ये भी डील हुई हो कि लोकसभा की सीट बीजेपी की, भाजपा की काट के इनको दे दी जाए कुलदीप बिश्नोई जी को, क्योंकि पहले भी हिसार से लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, भिवानी से जीत चुके हैं ये। तो अब देखिए ये नलवा का एरिया है, हांसी का एरिया है, फतेहाबाद का एरिया है, आदमपुर के आसपास का जितना भी एरिया है वहां कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी का वर्चस्व है। मैं ये तो नहीं कहूंगा पूरे हरियाणा में है, किसी टाइम में करनाल और फरीदाबाद में भी होता था, लेकिन हाँ अगर आज की हम पोजीशन देखें तो आसपास के 3-4 हल्के ऐसे हैं जो आदमपुर से जुड़े हुए हैं, और हिसार लोकसभा की मैं खासकर बात करूंगा जहां पर इन चीजों का फर्क पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई के जाने का। और हो सकता है ये भाजपा ने एक बहुत कैलकुलेटिव मूव किया हो आगे का देखते हुए। बिल्कुल, ये आगे का देखा जाएगा। केसी जी मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन रमन जी आपसे भी लेना चाहता हूं। दुष्यंत चौटाला हो, बीरेंद्र सिंह जी हो और सोनाली फोगाट जी हो, क्या आपको लग रहा है कुलदीप बिश्नोई के रास्ते में रेड़ा बनते हुए तमाम लोग जो है वो नजर आएंगे? रमन जी देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हर एक की होती हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन हम एक संगठन है जिसमें निरंतर प्रकार से चिंतन भी होता है, मनन भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है। और हम हमारी पार्टी में आने वाले हर कार्यकर्ता को, चाहे वो कोई भी हो, उसको प्रशिक्षण भी देते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगता है। और जो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी प्रशिक्षण शिविर में आना होता है। उसका फायदा यही रहता है कि हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, और जो नहीं रहता है डिसिप्लिन में, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। तो हमारे को डिसिप्लिन में रहना आता है। ये वही बात उतनी सी फर्क हो गई कि एक जनरल पब्लिक और एक आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, उसमें जिस प्रकार से उन्हें डिसिप्लिन दिया जाता है और जैसे वो डिसिप्लिन काम करती हैं, तो यही फर्क है। अब ये प्राइवेट गार्ड और जो आर्म फोर्सेस हैं, दोनों की ट्रेनिंग भी अलग है, दोनों की कार्यशैली अलग है। अग्निवीर की बात फर्क तो दिखेगा ना आपको। चलिए, ये एक बड़ा वक्तव्य तो जो है वो रमन जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गार्ड और आर्मी के जो ड्यूरेशन, जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग होती है। केसी भाटिया जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्या वो तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जो कैंप लग रहे हैं, जो लोगों को शिक्षा श्रवण दिया जा रहा है, वो तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के अंदर होती हुई नजर नहीं आ रही? इस वजह से तमाम जो आपके नेता हैं, जो आपके बड़े लीडर हैं, वो छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहे हैं। केसी जी, कुलदीप बिश्नोई जी को छोड़ के आज बताइए कि कौन से लीडर ने छोड़ दिया? तो छोड़ा था तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने छोड़ा था। छोड़ा था तो दूसरे उस टाइम के धर्मवीर जी ने, दूसरे लोगों ने छोड़ा था। अब पिछले सालों में कोई किसने कांग्रेस को छोड़ दिया? लेकिन 2014 से तो छोड़ना है ना केसी जी। 2014 के बाद से तो तमाम जो आपके बड़े नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना। और जहां तक इनकी ट्रेनिंग कैंप की बात है, बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप तो ट्रेनिंग कैंप है, उसमें पुराने लोग भी होंगे, नए आदमी भी सीखने आते हैं। अब कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप लगाती है तो उसका ये मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, उसमें ये कहते हैं कि इनका आपस में इन फाइटिंग है। चले वो ट्रेनिंग कैंप वाली देख लिया एक, हाँ चलिए वो तो अलग बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए 2014 से लेकर 2022 तक मेन स्ट्रीम के खिलाफ, मेन चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई ग्रुप उभर के सामने आया हो, खाली कोई व्यक्तिगत रूप में कभी कभार कोई स्टेटमेंट अगर दे देता है, अपने व्यक्तिगत विचार रख देता है, उसको धड़ेबाजी नहीं कहा जा सकता। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी
वो हम उसमें करते हैं, हिसाब से चलते हैं। ऐसा बीजेपी की तरह नहीं है कि ये ट्रेनिंग लेकिन केसी जी, आप हिसाब से चल रहा है, उसके बावजूद भी आपका हिसाब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वीरेंद्र सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, ये इसका क्या करोगे, ये तो कबाड़ है, इसको क्यों अपनी पार्टी में ले रहे हो? हाँ। तो ऐसे में आप पीछे इनकी इन फाइटिंग पीछे देख लो, विज साहब का और मुख्यमंत्री जी का कितनी इन फाइटिंग रही है। तो ये इनके ट्रेनिंग कैंपों में यही सिखाया जाता है क्या? नहीं, ये इसका जवाब तो रमन सिंह देंगे कि आखिर इनके ट्रेनिंग सेंटर में क्या कुछ सिखाया जाता है। इतने साल यहाँ तक देश को लेके आए और ये अपने ट्रेनिंग कैंपों में, इनके ट्रेनिंग कैंपों में तो लाठी डंडा चलाना सिखाया जाता है। इनके कैंपों में डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता। डिसिप्लिन होता तो ये जो नए भर्ती किए हुए हैं, इनके कांग्रेस से लिए हुए, दूसरी पार्टियों से लिए हुए लोग हैं, तो वो इनके खिलाफ नहीं बोलते वो लोग। हाँ, लेकिन केसी जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं इसके ऊपर जरूर आपका लेना चाहूंगा। 2014 के बाद से जैसे सियासत हरियाणा के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आए हैं। उसमें तमाम बड़े नेता हैं जिनके नाम गिनवाए जा सकते हैं। उसकी क्या कुछ वजह है? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष के रूप में बढ़ती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, पार्टी का फैसला कई बार अंदाजा गलत हो जाता है। वो थोड़ा देर से फैसला लिया गया पिछली बार 2014 में। हाँ। उसकी वजह से थोड़ा सा कसर रहेगी। बीजेपी की सरकार तब भी लोगों ने नहीं बनाई थी। हाँ, चलिए बीजेपी की सरकार तो लोगों ने तब भी नहीं बनाई थी। जेजेपी को साथ मिला के, इंडिपेंडेंट को मिला के बीजेपी की सरकार बनी है। रमन जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। पीछे नहीं थी तब भी। रमन जी आपके पास आऊंगा, फिर वक्त थोड़ा कम है। रजत जी के पास भी जाना है और डॉक्टर शालिनी जी के पास। एमएलए चोरी करे थे, एक मिनट, अरे रमन जी चोरी करे थे 5, उनके ऊपर कुछ बोलेंगे? अरे सर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। रजत जी आप अपनी बात संक्षेप में जरा कर दीजिए, जो कमेंट आपको करना था, और फिर डॉक्टर शालिनी मैं आपके पास आ रहा हूँ, वक्त की कमी है। देखिए शाहनवाज जी, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना आ रहा हूँ। रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। रजत जी से कमेंट लेना चाह रहा था। रमन जी आपके पास आऊंगा। रजत जी फाइनल कमेंट। अगर कोई ये सोचता है कि कांग्रेस के 31 विधायक आ गए थे, वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं थे। हमारी पार्टी के 2 फाड़ हुए थे और बिल्कुल ठीक इलेक्शन से पहले। हाँ। जब पार्टी को संभलने का भी मौका नहीं मिला, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ, भाजपा को भी हुआ। और अगर आज की स्थिति अगर देखी जाए तो कांग्रेस जो पिता पुत्र की जोड़ी, पूरे दोनों के दोनों बाप बेटा हार गए, जो थोड़ा बहुत वर्चस्व इनका 2 डिस्ट्रिक्ट में था, अगर आप उसको बेस बना के बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी किसी गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए और भाजपा को भी नहीं जीना चाहिए। मैं मानता हूं कि भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर है कहीं ना कहीं। चलिए, लेकिन कांग्रेस को अगर आप सोचें कि वो कांग्रेस 2024 में कहीं पास भी है और वो सरकार बनाए, तो मुझे लगता है लोकसभा में भी और जो हमारे विधानसभा के इलेक्शन होंगे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये तो विधानसभा के नतीजे के बाद पता चलेगा। डॉक्टर शालिनी, अब एक छोटा सा फाइनल कमेंट संक्षेप में। देखिए शाहनवाज जी, ये जो सारी बार बार पार्टी छोड़ के जाना क्योंकि एक पोजीशन नहीं मिली और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, इन सब के पीछे एक रूट कॉज ये है कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हम बात करते हैं वो खुद ही पार्टीज में फॉलो नहीं होती है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और पोस्ट हो, किसी चीज के लिए आप इलेक्शन करते ही नहीं है। तो हर कोई जब अपनी मनमानी से चल रहा है, हर कोई अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा से चल रहा है, वो ये सोच के चल रहा है कि मैं कितनी गुटबाजी करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये आए दिन की प्रक्रियाएं रहेंगी हमारे राजनीति में, जो हम देखते रहेंगे कि आज जिसको जिस पार्टी में जो नहीं मिला उसकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं रह जाती। चलिए रमन जी, बेसिस पे वो पोजीशन दी गई। वोटिंग नहीं होती है, इलेक्शन नहीं होते हैं, वो हम हमेशा देखते रहेंगे। रमन जी एक फाइनल कमेंट संक्षेप में, वक्त कम है। देखिए, एक छोटी सी बात बोलूंगा कि ये वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिनकी भाटिया साहब तारीफों के कसीदे बांध रहे हैं। हाँ। जिनके 40 एमएलए दूसरी बारी पे, तो पहली बारी तो भजन लाल जी की वजह से आ गई थे। हाँ। दूसरी बारी जब अपने आप चुनाव लड़े तो 40 एमएलए आए। 5 कुलदीप बिश्नोई के हरियाणा जनहित पार्टी के एमएलए चोरी करके इन्होंने सरकार चलाई और उसके उपरांत 5 साल तक स्पीकर ने कुछ डिसीजन नहीं दिया। और जब फाइनली इनकी सरकार गई, उसके बाद कोर्ट के माध्यम से भी ये हुआ कि वो
वैसे तैयार करे गए। बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, वक्त जो है वो कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रमन मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केसी भाटिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता इनेलो, और डॉक्टर शालिनी यादव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े। और कुलदीप बिश्नोई का जाना कितना खतरनाक हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में, और क्या कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा कुलदीप बिश्नोई के आने से होता हुआ दिखाई देगा। ये जब चुनाव होगा तब पता चलेगा, लेकिन कल 4 अगस्त है। कुलदीप बिश्नोई जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। मसला में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।